हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज का जो टॉपिक हमारा दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लास 9th की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, याद करना, वर्क एंड एनर्जी। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय अ फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको लिख देता हूँ, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये फोर्स है इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से डिनोट करते हैं। सपोज एक कोई मेरे पास बॉडी है M मास की, उस पर आपने फोर्स लगाया F और उसको आप डिस्प्लेस करके यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले आए, ठीक है, इस जगह तक ले आए उस मास को। तो सपोज ये डिस्प्लेसमेंट मेरा S रहा होगा, तो हम लोग सिंपल वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है भाई। लेकिन इस फोर्स के अलावा भी इसमें एक और फोर्स लग रहा है दैट इज mg, जो कि अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, पृथ्वी इस पे फोर्स लगा रही है mg। तो अभी भी इस केस में भी सपोज डिस्प्लेसमेंट अगर s हम लोग कंसीडर करें तो आप तो बोल दोगे कि वर्क डन बाय फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसका वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अर्थ बोलेगी कि भाई मैं भी तो फोर्स लगा रही हूँ, मैं भी तो इस बॉडी पे mg फोर्स नीचे की तरफ लगा रही हूँ, तो मेरा भी वर्क डन हो जाना चाहिए mg इंटू एस। तो फिर हम लोग इसके साथ ऐसे नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ हम लोग इतना नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं, हम लोग उसका वर्क डन क्यों कंसीडर नहीं करते। वो भी mg फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इस केस में भी s हुआ है, तो वर्क डन उसका भी mg इंटू एस कंसिडर होना चाहिए। बट हम लोग इस वर्क डन को कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, क्यों ये चीज़ बोलना गलत है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। पहला, मैं एक स्केलर को और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये मैं 2 अलग अलग कॉलम बना रहा हूँ वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो स्केलर से वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। स्केलर से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। हमने देखा था, सपोज मेरे पास कोई एक वेक्टर है आई कैप हमने देखा था यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आई कैप को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 3 आई कैप बन जाता है। दैट मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये कैसा हो गया, ये 3 आई कैप हो गया। दैट मीन्स ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, 3 आई कैप इज वेक्टर क्वांटिटी। एक दूसरा वेक्टर क्वांटिटी ले लो कुछ भी, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इस वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है, तो अगर मैं इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो हम लोग देखते हैं कि एक स्केलर को, जैसे इस केस में स्केलर 2 है, एक वेक्टर क्वांटिटी जैसे इस केस में ए वेक्टर है, तो हम लोगों को रिजल्टेंट जो मिलता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास आ गया। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो पहला है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर एक तरीके से हमें स्केलर भी मिलता है और एक तरीके से हमको वेक्टर भी मिलता है, ठीक है। अब हमने सपोज 2 वेक्टर कंसीडर किए, ए वेक्टर और वी वेक्टर को, तो हमने उस पर ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया कि हम लोगों को जो उसका जो रिजल्टेंट मिला दैट इज स्केलर क्वांटिटी मिला मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। स्केलर का कहने का मतलब ये मेरे पास एक कुछ नंबर मिला, ये कुछ नंबर है। तो इसीलिए इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर मिल रहा है। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a डॉट b। इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, a डॉट b। तो इसको हम लोग, इसलिए इसका नाम हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग या तो स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसको आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
एक और होता है मल्टीप्लिकेशन, दैट इज वेक्टर इनटू वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला सी वेक्टर। तो ये जो मुझे मिल रहा है इस केस में एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है। तो इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट आया, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आई, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी आई, तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी से। इसलिए यहां पर क्योंकि हमने क्रॉस लगाया इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो स्केलर प्रोडक्ट, और या उसको बोल सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोल। तो हम लोग देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट बोले या डॉट प्रोडक्ट बोले तो एक बीच में हम लोग डॉट लगाते हैं, विच इज इक्वल टू सी। अब सी जो है वो कोई सा भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। सी अगर मेरा स्केलर है दैट मीन्स ये कोई सा भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ये 5, 10, 19 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, -10, -15, ये 0 भी हो सकता है। तो ये सी कोई सा भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा, इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है दैट इज स्केलर। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा विच दैट इज स्केलर। तो सपोज मैं एक वेक्टर कंसिडर करता हूँ ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर कंसिडर करता हूँ बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमने निकालना देखा था कि हम लोग पहले दोनों वेक्टर के टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं और उन दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए डॉट बी इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमको पता है कि कॉस ऑफ थीटा इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू and magnitude of A is also numerical value and magnitude of B और modulus of B is also a numerical value। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ए बी cos थीटा, क्योंकि magnitude of A vector is modulus of A vector लिख सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग उसको A लिख सकते हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो A डॉट बी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। तो इसके ऊपर हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज एक वेक्टर मेरा कुछ ऐसा है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। सपोज ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल टू सपोज 20, और एक कुछ दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है विच इज 10। अब मुझे बोला जा रहा है ए डॉट बी निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मुझे निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग ए बी cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो a कितना हो गया मेरे पास 20 है इस केस में, इंटू b कितना है मेरे पास 10 है, b इज 10, a इज 20, और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 30 डिग्री। तो cos ऑफ 30 डिग्री, सो यहाँ से हो गया 200 इंटू cos ऑफ 30 इज √3/2 दैट इज इक्वल टू 100√3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आया, तो एक स्केलर वैल्यू हम लोगों को मिलता है। सो इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोले या स्केलर प्रोडक्ट बोले। चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पहला देखते हैं, हम लोगों को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और अगर सपोज मैं कंसिडर करता हूँ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री, उस केस में मेरा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, उस केस में मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। और हमको पता है कि ये जो ए है, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म्स लिखते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ए हमेशा पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव हो गया और बी भी पॉजिटिव है, और कॉस थीटा मेरा 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू पॉजिटिव फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अब अगर मेरा थीटा 90 डिग्री टू, ये मेरा केस 1 ले लो, दिस इज केस 1 और ये केस 2 बोल देते हैं।
अगर थीटा मेरा 90 डिग्री टू 180 डिग्री वेरी करे तो तब तो कॉस थीटा जो होगा वो मेरे पास नेगेटिव होगा। कॉस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होता है। दैट मीन्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री कॉस थीटा इज नेगेटिव। सो अभी भी इस केस में भी ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बी भी हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इस केस में जो होगा ए डॉट बी जो होगा ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाता है। तो थीटा फ्रॉम 0 टू 90 ए डॉट बी इज पॉजिटिव एंड थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री ए डॉट बी इज नेगेटिव। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉम्यूटेटिव। इसको समझते हैं। हम लोग लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अब हम लोग अगर बोल दें कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अभी भी कॉस थीटा होगा क्योंकि ए और बी के बीच जो एंगल है वही एंगल तो बी और ए के बीच में है, तो इसीलिए ये बी ए कॉस थीटा हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज कॉम्यूटेटिव। अब जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो इसको देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, अगर ऐसा मैं बोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, फोर्थ। ए डॉट बी हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहां से मैं अगर कॉस थीटा निकालना चाहूं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, या इसको मैं लिख सकता हूं कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो अगर मुझे किसी भी दो वेक्टर का अगर ए डॉट बी या डॉट प्रोडक्ट मालूम है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी मालूम है तो मैं उसका थीटा निकाल सकता हूं इस तरीके से। अब पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास कुछ ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और बी वेक्टर कुछ ऐसा है। तो अगर बी वेक्टर का मैं कंपोनेंट अगर देखूं, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये मेरा बी साइन थीटा कंपोनेंट होगा और ये बी कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा अलोंग ए वेक्टर वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास बी कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा। इसको एक नया अंदाज में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, सपोज ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। अगर मैं इधर से एक टॉर्च लेके लाइट मारता हूँ इधर से, ठीक है, इस पर लाइट मारता हूँ तो इसका शेडो जो है ए वेक्टर के ऊपर कुछ पड़ेगा और वो शेडो का लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से कैसे रिलेट करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग ने देखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब बेसिकली हम लोग को निकालना क्या है, प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है मुझे। तो बी कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये वे ए वेक्टर को मैं इसके नीचे ले गया, ठीक है, तो हमको बी कॉस थीटा मिल गया। और ये बी कॉस थीटा मेरे पास क्या है, बी कॉस थीटा इज
कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज व्हाट बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब जो सिक्स जो प्रॉपर्टी है दैट इज, अगर मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा केस बनेगा, ए वेक्टर कुछ ऐसा है और बी वेक्टर मेरा कुछ ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फिर से देखते हैं भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अभी कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो इस केस में हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का 0 होगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने क्वेश्चन देखा था रिगार्डिंग वर्क डन बाय अर्थ, जिसको हमने इग्नोर किया था। तो वो हमने इग्नोर क्यों किया था, उसका जो रीज़न है वो इसी प्रॉपर्टी के अंदर छुपा हुआ है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके उसको बताना है कि वो उसको हम लोगों ने क्यों इग्नोर किया था, वर्क डन बाय अर्थ हमने क्यों इग्नोर किया था। अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डॉट खुद के साथ क्या होगा। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर अगर हम लोग देखें तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 0, दैट इज थीटा इज 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 0 डिग्री इज व्हाट, कॉस ऑफ 0 इज 1। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर विच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर नाम सुन के डरना नहीं है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है आई कैप, जे कैप, के कैप। ये ऑर्थोगोनल नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप एंड के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप। सो आई कैप हमने देखा था एक्स वाई जेड, अगर मैं बनाता हूँ एक्स वाई जेड, तो आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं आई कैप डॉट जे कैप की, तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो हमने देखा था परपेंडिकुलर का केस, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज 0। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं जे कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0, क्योंकि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से जे कैप डॉट आई कैप इज ऑल्सो 0, के कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो 0 एंड के कैप डॉट आई कैप इज ऑल्सो 0। तो ये सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज 0। अगर मैं बात करूं आई कैप डॉट आई कैप का, तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखा था कि किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ अगर डॉट लेते हैं तो वो हो जाता है क्या, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। सिमिलरली अगर हम लोग जे कैप डॉट जे कैप लेते हैं तो वो हो जाएगा 1, और के कैप डॉट के कैप दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसको फिर से अगर आप देखना चाहें तो आई कैप डॉट आई कैप को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स हो गई है आई कैप और आई कैप, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो कॉस ऑफ 0 इज 1 एंड आई कैप मॉडुलस ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1 एंड कॉस ऑफ 0 इज ऑल्सो 1। सो ये 1 हो जाता है। सिमिलरली आई कैप जे कैप डॉट जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज 1, और किसी भी एक दूसरे के साथ किसी का भी अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आई कैप का के कैप या जे कैप के साथ, या जे कैप का आई कैप के साथ और के कैप के साथ, या के कैप का आई कैप के साथ और जे कैप के साथ, तो ये सारा टर्म 0 हो जाता है क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर बोल सकते हैं इसको ऑर्थोगोनल है। हाँ, तो हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी देख लिए।
तो अब इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर होगा। तो इस पर जो पहला सवाल है दैट इज ए वेक्टर इक्वल्स टू सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप है और बी वेक्टर है मेरे पास 4i कैप माइनस 5j कैप है। तो इसको हम लोग अगर a डॉट बी अगर लेते हैं तो क्या होगा, तो a डॉट बी हो जाएगा मेरे पास सिंपली 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 4i कैप माइनस 5j कैप। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2i कैप डॉट 4i कैप माइनस 5j कैप और ये प्लस आ जाएगा 3j कैप डॉट 4i कैप माइनस 5j कैप। अब मैं देखता हूँ 2i कैप का डॉट लेता हूँ मैं 4i कैप के साथ, तो i कैप का i कैप के साथ डॉट कितना हो जाता है 1 और 2 इंटू 4 हो जाएगा ये 8 माइनस i कैप का j कैप के साथ कितना हो जाएगा 0। किसी भी ऑर्थोगोनल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट दैट इज 0, तो इस केस में ये चीज़ 0 हो गई। प्लस अब j कैप का i कैप के साथ तो 3j कैप इंटू 4i कैप, तो ये 12 इंटू j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप इज 0 माइनस अब 3j कैप इंटू 5j कैप, तो j कैप इंटू j कैप कितना हो गया 1 और 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15, तो ये 15 हो गया। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7। लेकिन अभी हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं करने वाले हैं। इतना हम लोगों को अगर पूछा जाए सिंपली a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका i कैप वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार। तो i कैप वाला कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 4 दैट इज 8 लिख लिया, ठीक है। अब इसका j कैप वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 3j कैप और माइनस 5j कैप दैट इज माइनस 15 और इसको हम लोग सीधा सीधा आंसर इसका लिखेंगे माइनस 7। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको इस तरह से बना सकते हैं। आई कैप वाला को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस जे कैप वाले को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस के कैप अगर रहे तो के कैप वाले के साथ के कैप को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मेरे पास कुछ ऐसा रहा, ए वेक्टर अगर मेरे पास रहा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर कुछ ऐसा रहा 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप, ऐसा कुछ रहा और मुझे बोला जाए a डॉट बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 2i कैप इंटू 1i कैप दैट इज़ 2, ठीक है, फिर 3j कैप इंटू 2j कैप दैट इज़ 6 माइनस 4k कैप इंटू माइनस 1k कैप, तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज़ 4, तो ये सिंपली हो जाएगा 12। तो इस तरह से डायरेक्टली हम लोग आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ए वेक्टर सपोज मेरे पास दिया हुआ है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर मेरे पास कुछ दिया हुआ है ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब बोला जा रहा है कि बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोगों ने देखा था अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो सिंपल हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्यों? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए वेक्टर अगर कुछ ऐसा है मेरे पास तो बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो सिंपली हम लोग आई कैप इसके आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ए जे कैप को माइनस 2j कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2a और ये माइनस के कैप को 3 के साथ के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया माइनस 3। तो इसको हम लोग 0 के इक्वेट कर दिए। अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ इसको। a इंटू ए माइनस 3 प्लस 1 इंटू ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो a प्लस 1 इंटू ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास a का वैल्यू आ गया माइनस वन और 3। तो a का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास या तो 1 होगा और -1 होगा और 3 होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुझे 2 वेक्टर्स दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए तो क्वेश्चन नंबर 4, सपोज मेरे पास एक p वेक्टर है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप और एक दूसरा वेक्टर है q वेक्टर दैट इज 12i कैप प्लस 5j कैप। तो मुझे बोला जा रहा है कि इसके बीच का एंगल मुझे निकाल के बताओ। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल,
पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, और मैं कॉस थीटा निकाल दिया तो थीटा मेरे मुझे निकल जाएगा। तो पी डॉट क्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 3 कैप को 12 कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस 4 कैप को 5 कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 5 से 20 हो गया, ठीक है। तो ये 20 इक्वल्स टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूँ मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना हो गया, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज 5। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर निकालो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर की जगह हमने लिख दिया 13 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब 36 प्लस 20 इज 56 इक्वल्स टू 13 इंटू 5 इज 65 कॉस थीटा। तो मेरे पास कॉस थीटा यहाँ का कितना आ गया 56/65। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 56 डिवाइडेड बाई 65। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, एंगल बिटवीन फैक्टर्स का ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, सपोज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एंगल डज आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप एक वेक्टर है, मेक्स विथ वाई एक्सिस। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो मुझे ये चीज देखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस में कौन सा वेक्टर है। तो वाई एक्सिस में हम लोग एक वेक्टर ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है जे कैप। तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग को ये सवाल पूछा गया है कि आई कैप प्लस जे कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसमें वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस बोल सकता था या फिर जेड एक्सिस बोल सकता था। तो उसके अगर मान लो एक्स एक्सिस बोलता तो उस डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेते आई कैप, या फिर अगर जेड एक्सिस मुझे बोला जाता तो एक यूनिट वेक्टर में ले लेता के कैप, ठीक है। तो अभी मुझे इफेक्टिवली इसमें निकालना है आई कैप प्लस जे कैप, एक वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर जे कैप, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसको बोल दूँ एक ए वेक्टर और इसको बोल दूँ मैं बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया इस केस में, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, ठीक है। अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, यही थीटा मुझे निकालना है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, आई कैप इंटू जे कैप, ये 0 हो गया, और जे कैप इंटू जे कैप ये हो गया 1, ए डॉट बी 1 हो गया, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज √2 इंटू मॉडुलस ऑफ बी इज 1 और कॉस थीटा जो हमको निकालना है। तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा आ गया 1/√2 दैट इज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ मैं एक बात और कर लेता हूँ कि यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट एंगल डज आई कैप प्लस जे कैप मेक्स विथ वाई एक्सिस, तो हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप। यहाँ मैं कोई सा भी वेक्टर ले सकता हूँ जो कि वाई एक्सिस में हो, मैं 4 जे कैप भी लिख सकता हूँ, मैं 5 जे कैप भी लिख सकता हूँ, मैं 10 जे कैप भी लिख सकता हूँ, कोई सा भी वेक्टर जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको आसान हो जाता है अगर मैं एक यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लूँ वाई एक्सिस में। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए डॉट बी में फिर वो आके वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई सा भी वेक्टर मैं ले सकता हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैं यूनिट वेक्टर प्रेफरेबली यूनिट वेक्टर लेता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अलॉन्ग आई कैप प्लस जे कैप। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी अगर याद हो तो, सपोज ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो मैं बोल रहा हूँ कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का पहले देखो कॉम्पोनेंट अलॉन्ग ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये वाला जो होगा दैट इज बी कॉस थीटा हमने देखा था, और ये जो है दैट इज बी साइन थीटा, उसका अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग ए वेक्टर है दैट इज बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसा भी हमने देखा था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलॉन्ग ए वेक्टर दैट इज ऑल्सो बी कॉस थीटा, सेम चीज है। प्रोजेक्शन के लिए हमने क्या किया था, इधर से एक टॉर्च वाली लाइट मारी थी, इसमें देखा था कि इसका जो शेडो कितना बन रहा है ए वेक्टर के ऊपर दैट इज बी कॉस थीटा। तो इफेक्टिवली हम लोगों को बी कॉस थीटा निकालना है।
तो हम लोगों ने देखा था ए डॉट बी क्या हो जाता है मेरे पास, ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे बी कॉस थीटा निकालना है दैट इज क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो जिस वेक्टर के अलोंग हमको कंपोनेंट निकालना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम लोगों को डिवाइड कर देना है उसके डॉट प्रोडक्ट को, तो हम लोगों को दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो इस केस में सपोज ए वेक्टर मेरे पास है 3i कैप प्लस 4j कैप और बी वेक्टर मेरे पास i कैप प्लस j कैप। तो हम लोगों को फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर बोला जा रहा है इस केस में। ठीक है, तो अगर तो अगर मैं देखूं कि बी वेक्टर के अलोंग मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ए वेक्टर का। अभी केस कुछ ऐसा है, इस केस में ए वेक्टर मेरा ये मेरा बी वेक्टर है और ए वेक्टर कुछ ऐसा है, तो इस केस में और इसका प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है बी वेक्टर के ऊपर, तो मुझे निकालना है इस केस में ए कॉस थीटा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इस केस में निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 3i कैप इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 4j कैप इंटू 1j कैप दैट इज 4 विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर मुझे निकालना है तो ए कॉस थीटा को एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाई बी हो गया ये। तो ए कॉस थीटा कितना आ गया इस केस में, 3 प्लस 4 इज 7 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। तो ये हो जाएगा √2। तो ए कॉस थीटा जो मुझे निकालना था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज 7 बाई √2। अब जो इसके ऊपर एक आखिरी सवाल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है गिवन बाई 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, इसको पूछा जा रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको कुछ हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 2 माइनस 3 एक इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से कुछ रहेगा। तो ये वेक्टर मेरे पास 2i कैप माइनस 3j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर कुछ दिया हुआ है। इस वेक्टर का कंपोनेंट मुझे निकालना है एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकालना है तो एक यूनिट वेक्टर मैं एक्स एक्सिस में ले सकता हूँ दैट इज i कैप। ठीक है, तो मुझे बेसिकली निकालना है इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, सिंपल से देखा जाए दैट इज v cos थीटा। तो मुझे v cos थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक वेक्टर तो मेरा हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप और दूसरा वेक्टर हो गया मेरे पास i कैप। ठीक है, इसको कुछ वेक्टर बोल दो, b वेक्टर बोल दो, b वेक्टर है दैट इज i कैप। ठीक है, मुझे v cos थीटा निकालना है। तो v cos थीटा निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, v डॉट बी इक्वल्स बोल सकता हूँ मैं v b cos थीटा। मुझे निकालना है v cos थीटा। तो v cos थीटा कितना हो जाएगा, v वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई b। b मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि i कैप है दैट इज 1। तो v डॉट b कितना हो गया, 2i कैप माइनस 3j कैप डॉट i कैप डिवाइडेड बाई i कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1। तो इससे i कैप से i कैप मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 और 3j कैप इंटू i कैप इज 0, तो ये हो जाएगा 2/1। तो v cos थीटा बोला जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो हो जाएगा दैट इज 2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है नीचे जो अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर अगर कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।